नमस्कार विद्यार्थियों। गुरु गोविंद सिंह जयंती की श्री राम साइंस एकेडमी की तरफ से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बेटा विदित है आपको कि हिंदी की क्लास है और इस प्लेटफॉर्म पर ये हिंदी कक्षा 12 है, उसकी पहली प्रश्नोत्तरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। एमसीक्यू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एमसीक्यू पार्ट है वो बढ़ा दिया है, 4-5 प्रश्न बढ़ा दिए। तो पहली क्लास पहला ही पाठ हरिवंश राय वचन है। हरिवंश राय वचन की 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी में मैं विकास कुमार श्री राम साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बेटा पहला क्वेश्चन है, थोड़ी सी मिसप्रिंट है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हालावाद का प्रवर्तक है वो बेटा मैंने बताया था आपको पहले ही प्रश्न के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंट है। हालावाद का प्रवर्तक कौन है? वो है हरिवंश राय वचन। हरिवंश राय वचन को क्या माना जाता है? हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला है, निराला को बेटा क्या माना जाता है? निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक, मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? निराला को माना जाता है। महादेवी वर्मा है, इसको माना जाता है छायावाद की मीरा। छायावाद की मीरा माना जाता है। किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा को। और फणीश्वर नाथ रेणु है, ये है बेटा आंचलिक उपन्यासकार। क्या है? आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ये है बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने। हालावाद का प्रवर्तक, निराला को मुक्तक छंद का प्रवर्तक मानते हैं, महादेवी वर्मा को छायावाद की मीरा मानते हैं, और उसके बाद क्या है बेटा? फणीश्वर नाथ रेणु, इनको आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। उसके बाद बेटा बात कर रहा हूं मैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। क्या कह रहे हैं? हरिवंश राय वचन की किस रचना पर फारसी भाषा का प्रभाव पड़ा? हरिवंश राय वचन है, उसकी रचना है मधुशाला है, मधुकलश है, मधुबाला है, निशा निमंत्रण है, आकुल अंतर है, एकांत संगीत है, मिलन यामिनी है। ठीक है, तो किस रचना पर फारसी भाषा का प्रभाव पड़ा? कौन सी रचना पर पड़ा है? मधुशाला रचना है, ये फारसी भाषा से प्रभावित रचना है। और फारसी के किसका प्रभाव पड़ा है? उमर खयाम नाम के जो उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, उमर खयाम नाम के कवि हैं फारसी भाषा के। उमर खयाम नाम के क्या हैं? कवि हैं फारसी भाषा के। उनका प्रभाव पड़ा है। कौन सी रचना पर पड़ा है? मधुशाला रचना है, ये फारसी भाषा से प्रभावित है, या मैं बोल सकता हूं उमर खयाम से भी प्रभावित रचना है। कौन सी? मधुशाला। उसके बाद बेटा तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है वो रहा ये, हरिवंश राय वचन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय वचन का जन्म कब हुआ? 1948। 1948 में किसका है? गौर करना, 1948 में किसका जन्म हुआ है? कक्षा 12 की बात कर रहा हूं मैं, आलोक धनवा का। आलोक धनवा का जन्म कब हुआ है? 1948। 1907 में किसका हुआ है? 1907 में किसका हुआ है? हरिवंश राय वचन का। हरिवंश राय वचन का 1907 के अंदर हुआ है फॉर हरिवंश राय वचन। और एक और किसका हुआ है 1907 में? एक हुआ है 1907 में बेटा किसका? हजारी प्रसाद का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी 1907 के अंदर हुआ है। और एक 1907 में और किसका हुआ है बेटा? एक हुआ है महादेवी वर्मा का जन्म 1907 है। ये तीनों का जन्म 1907 है। तो हरिवंश राय वचन का जन्म कब हुआ? 1907। अब बात करते हैं बेटा 1899 में। 1899 में किसका जन्म हुआ है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है। और 1911 में कौन है बेटा? 1911 में जन्म किसका हुआ है? शमशेर बहादुर सिंह का। किसका हुआ है? शमशेर बहादुर सिंह का। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ है? शमशेर बहादुर सिंह कब हुआ है जन्म? 1911
11 के अंदर। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब है? 1907। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन है, उसकी ग्रंथावली है वो कितने खंडों में है? हरिवंश राय बच्चन की ग्रंथावली कितने खंडों में है? हरिवंश राय बच्चन की ग्रंथावली है, उसके खंड पूछे गए आपसे। सबसे पहले बेटा कितने खंडों में हरिवंश राय बच्चन की? 10 खंडों में। हरिवंश राय बच्चन की ग्रंथावली कितने खंडों में है? 10 खंडों में है हरिवंश राय बच्चन की ग्रंथावली। निराला की रचनावली कितने खंडों में है? निराला की रचनावली 8 खंडों में है। निराला की रचनावली है वो 8 खंडों में है। हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में है। उसके बाद बेटा 6 खंडों में, 6 खंडों में और 7 खंडों में किसकी रचनावली है? 6 खंडों में और 7 खंडों में रचनावली बतानी है आपको। हरिशंकर परसाई की रचनावली कितने खंडों में है? हरिशंकर परसाई की कितने में है? 6 खंडों में। हरिशंकर परसाई इसकी रचनावली कितने खंडों में है? 6 खंडों में। और नागार्जुन की रचनावली कितने खंडों में है? नागार्जुन की 7 खंडों में। निराला की 8 खंडों में। रामवृक्ष बेनीपुरी की 8 खंडों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। वचन की आत्मकथा है, आत्मकथा कितने खंडों में है? वचन की आत्मकथा है वो कितने खंडों में है? 4 खंडों में है। हरिवंश राय बच्चन है उसकी आत्मकथा 4 खंडों में है। 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है ना? अंतिम खंड है 10 द्वार से सोपान तक। कितने खंडों में? 4 खंडों में। 4 खंड है हरिवंश राय बच्चन की रचनावली के। ध्यान रखना बेटा, चारों के चारों खंड है वो क्रम से भी पूछते हैं, क्रम से भी पूछा जाता है चारों के चारों खंड, ठीक है? बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, अंतिम है 10 द्वार से सोपान तक। नीड का निर्माण फिर 4 खंडों में। वचन की आत्मकथा 4 खंडों में। उसके बाद बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आत्म परिचय कविता का मुख्य अलंकार कौन सा है? आत्म परिचय कविता का मुख्य अलंकार पूछा गया है। मुख्य अलंकार कौन सा है आत्म परिचय कविता में? किस अलंकार की प्रधानता है? मुख्य अलंकार का मतलब सर्वाधिक प्रयोग किस अलंकार का हुआ है? किस अलंकार की प्रधानता है? किस अलंकार की प्रधानता है? विरोधाभास अलंकार की प्रधानता है। विरोधाभास अलंकार की प्रधानता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है किस काव्य संग्रह से लिया गया है? कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण से लिया गया है। एक गीत है ये। सबसे पहली बात क्या है? कौन सी विधा है? गीत है, गीत। और गीत कौन से खंड, कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से उठाया गया है। हरिवंश राय बच्चन का काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से उठाया गया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। हरिवंश राय बच्चन का देहांत कब हुआ? देहांत कब हुआ? 2003 के अंदर। 2003 के अंदर। 1907 में जन्म है और 87 में मृत्यु किसकी हुई है? महादेवी की। महादेवी का निधन है ये किसका है? 1979 हजारी प्रसाद का। किसका है? हजारी प्रसाद का। ये किसका है? 2003 में हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन का। और बेटा ये कौन 1993 में किसका है? वही शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। पहले क्वेश्चन में बेटा जन्म आ गया, इस क्वेश्चन में क्या है? इनका देहांत है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किस रचना पर हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला? सरस्वती सम्मान किस रचना पर मिला है? 10 द्वार से सोपान तक। क्या है बेटा? आत्मकथा है।
और आत्मकथा का कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, अंतिम अंतिम भाग है, 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन है उसकी आत्मकथा है, और आत्मकथा का कौन सा भाग है, अंतिम भाग है, 10 द्वार से सोपान तक। कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है इस रचना के लिए। ठीक है, पहला भाग है, पहला भाग क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, स्पेस कम है बेटा, क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर क्या है, दूसरा भाग है आत्मकथा का, नीड का निर्माण। फिर क्या है, दूसरा भाग आ गया आत्मकथा, 4 भागों में है, 4 भागों में तीसरा है, कौन सा है, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। और अंतिम भाग कौन सा है, 10 द्वार से सोपान तक, सोपान तक। क्या क्या है इनमें, क्या क्या है इनमें, पहला भाग है बेटा क्या भूलूं क्या याद करूं। इस भाग के अंदर है उनके बचपन की यादें हैं, युवावस्था का चित्रण किया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर बेटा नीड का निर्माण, फिर दोबारा शादी की। नीड का निर्माण यानी नीड का अर्थ घोंसला होता है वैसे तो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन नीड यहाँ क्या है, घर का निर्माण। फिर पुनः उन्होंने दोबारा घर बसाया, उसका वर्णन है। फिर बेटा बसेरे से दूर, अपनी गृहस्थी से अलग हो गए, उसके बाद का चित्रण है। और 10 द्वार से सोपान तक है, ये इनके वृद्धावस्था का अंतिम समय का चित्रण किया गया, 10 द्वार से सोपान तक। उसके बाद बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की। हाँ, 10 द्वार से सोपान तक रचना, इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है बेटा। आत्मकथा है, आत्मकथा का अंतिम भाग है। उसके बाद बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हरिवंश राय बच्चन की डायरी का नाम, प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी। ये बेटा जनगीता, हेमलेट और एक और है मेकबेथ। ये क्या है, ये 3 है तो हरिवंश राय बच्चन के ही, लेकिन क्या है, अनुवादक ग्रंथ है। क्या है ये, अनुवाद है तीनों के तीनों। कौन कौन से, जनगीता, हेमलेट और मेकबेथ। डायरी का नाम क्या है, प्रवासी की डायरी, और ये तीनों क्या है, ये तीनों है इनके अनुवाद है, अनुवाद। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, कवि किसका भार लिए हुए फिर रहा है। क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, सांसारिक जीवन का। जग जीवन का अर्थ क्या है, सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसका भार लिए हुए, उसका बोझ लिए हुए जीवन यापन कर रहा हूं। किसका भार लिए हुए जीवन यापन कर रहे हैं कवि, जग जीवन का भार लिए हुए जीवन यापन कर रहे हैं। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, कवि किस सुरा का, कौन सी सुरा, सुरा का अर्थ क्या होता है, शराब, शराब। कवि है वो कौन सी सुरा, किस सुरा का पान करता है। पान करने का मतलब है पीना, पान करने का अर्थ क्या है, पान करने का अर्थ क्या है, पीना यानी सेवन करना। कौन सी सुरा है उसका पान करता है, कौन सी, स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी सुरा है उसका पान कर रहा है कवि। सुरा को कौन सा, किसका प्रतीक बताया है, स्नेह का प्रतीक बताया है, स्नेह रूपी सुरा है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है स्नेह सुरा में, रूपक अलंकार। बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, कवि की वाणी कैसी है, विरोधाभास अलंकार है, कविता पढ़ी हुई है, कवि की वाणी कैसी है, मृदुल है, शीतल है, कोमल है या कठोर है। कौन सी है, शीतल वाणी में आग लिए हुए फिर रहा हूं। कौन सी वाणी है, शीतल वाणी है, शीतल वाणी। और शीतल वाणी है उसमें क्या है, आग है, क्रोध है, तेज है। कौन सा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार है, शीतल वाणी में आग लिए हुए फिर रहा हूं। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि स्वयं को, खुद को कवि दुनिया का क्या मानता है? एक नया क्या मानता है या एक क्या मानता है? कवि है वो दुनिया को क्या खुद को क्या मानता है? दुनिया का एक दीवाना मानता है। प्रेम में पागल व्यक्ति, प्रेम के अंदर मदमस्त व्यक्ति दीवाना मानता है स्वयं को। कवि क्या मान रहा है? दीवाना मान रहा है स्वयं को। लाइन है ना, क्यों कवि कहकर लोग मुझको बुलाएं। ठीक है ना, कवि कहने से ऐतराज कर रहा है और खुद को क्या स्थापित करना चाहता है? दीवाना स्थापित करना चाह रहा है। हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ भाई? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। और देहांत कहाँ हुआ है? देहांत क्या कहाँ हुआ है? देहांत मुंबई के अंदर। जन्म पूछा गया है तो जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अंदर। और देहांत कहाँ हुआ है? मुंबई के अंदर। आपको बताना है बलिया के अंदर किसका जन्म हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में। आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश के अंदर किनका जन्म हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब? 1907 में। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? हरिवंश राय बच्चन का निधन, आ गया ना प्रश्न वही, निधन कहाँ हुआ है? आप कहोगे कि सर इनका निधन तो हुआ है मुंबई के अंदर। कहाँ हुआ है? मुंबई के अंदर। कब हुआ? 2003 में। 2003। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन, नीड शब्द का अर्थ पूछा गया है। नीड शब्द है, उसका अर्थ क्या है? एक गीत से लिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नीड शब्द है, उसका अर्थ क्या है? क्या है? घोंसला। घोंसला। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। क्या है? घोंसला सही उत्तर है, घोंसला। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भवसागर से कवि का क्या आशय है? भवसागर का अर्थ क्या है? सांसारिक सागर, संसार रूपी सागर। कौन सा अलंकार है भवसागर के अंदर? अलंकार की बात करें तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है भवसागर, सांसारिक सागर या संसार रूपी सागर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मैं स्नेह सुरा का पान करता हूं, करवा दिया पीछे। कौन सा अलंकार आया था? स्नेह सुरा के अंदर कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है स्नेह सुरा में, स्नेह रूपी सुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गीत कविता है, कवि ने, एक गीत कविता है, इस कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? कैसा माना है? अनेक प्रकार के उत्तर हैं बेटा इस प्रश्न के। अगर आप पासबुक के साथ रहोगे तो अनेक प्रकार के उत्तर हैं इस प्रश्न के, लेकिन सही उत्तर क्या है? समय को कैसा माना है बेटा? परिवर्तनशील माना है। कि समय है वो परिवर्तनशील होता है, कभी भी वक्त बदल सकता है, परिवर्तनशील माना गया है। एक गीत कविता के अंदर समय को क्या माना गया है? परिवर्तनशील माना गया है। बेटा इसी उत्तर के साथ रहना है आपको, ठीक है ना। सर्वाधिक डाउट इसी प्रश्न के अंदर है, कक्षा 12 के अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ पासबुक हैं, कोई जो आपकी आधार बुक है ना, उसके अंदर तो क्या है? परिवर्तनशील माना गया है, लेकिन पासबुक वाले और उसके बाद बेटा अनेक प्रकार की पासबुक है, उसमें अलग अलग माना गया है। लेकिन सही उत्तर क्या है? परिवर्तनशील है समय। हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं एनसीईआरटी, उनके अकॉर्डिंग चलना है, और उस किताब के अंदर क्या है? समय है वो परिवर्तनशील बताया गया है। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मैं और, कि मैं तो भिन्न प्रकार का हूं, और तरह का हूं, तथा संसार है ये और है। इस पहले और का अर्थ है अलग तरह का, अलग स्वभाव का, अलग तरह का। कवि कह रहा है कि मैं तो अलग तरह का हूं, और इस और का अर्थ है तथा। तथा
जग और इस और का भी अर्थ क्या है? अलग तरह का, अलग तरह का, अलग स्वभाव का, अलग प्रवृत्ति का, प्रकृति का, कि मैं तो अलग तरह का हूं तथा संसार है वो और प्रकार का है, हम दोनों का कोई नाता नहीं है। कहां का नाता? प्रश्न अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कहां का नाता? पंक्ति में अलंकार कौन सा है? कहां का नाता? इसमें तो कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है बेटा? प्रश्न अलंकार है। लेकिन प्रधान अलंकार ये है, मुख्य अलंकार ये है। शब्द कितनी बार आया है? शब्द 3 बार आया है। 2 बार तो अर्थ समान है, ये 2 बार तो अर्थ समान है और 1 बार अर्थ और है। शब्द जब बार बार आए, प्रत्येक बार अर्थ भिन्न लेके जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? आप कहोगे कि सर कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। बिल्कुल सही। कौन सा अलंकार है? यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना उमर खयाम से प्रभावित है? उमर खयाम से प्रभावित पूछ ले, चाहे बेटा फारसी भाषा का प्रभाव पूछ ले, किस रचना पर पड़ा, फारसी भाषा से प्रभावित रचना पूछ ले, उत्तर कौन सा आ जाएगा आपका? मधुशाला। पीछे भी आ चुका है, वहां फारसी भाषा का प्रभाव था, यहाँ उमर खयाम का प्रभाव है। उमर खयाम से प्रभावित रचना कौन सी है? इनकी हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? उमर खयाम से प्रभावित है कौन सी रचना? मधुशाला। ठेको ठेको ठेको, मधुशाला ठेको, ठीक है ना? ठेकन बोला बेटा। पीड़ती दुकान जी की जिग्या जिग्या खुल रही है। हाँ, क्या बोलते हैं? मधुशाला। मधुकलश का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? पेक, जाम जाम, आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में, कहा? जाम। मधुबाला का अर्थ क्या है? सेल्समैन। सेल्समैन महिला जरूर है, लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सेल्समैन, शराब विक्रेता, शराब परोसने वाली। मधुबाला। तो कौन मिला आजकल? बालो ही मिला है दुकान पर तो। मधुकलश, मधुशाला है बेटा, साला, मधुशाला। हाँ, मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कवि ने संसार को कैसा माना है? कैसा है संसार? है यह अपूर्ण संसार मुझको न भाता। संसार को क्या माना है? अपूर्ण माना है। अपूर्ण कि संसार है वो पूरी तरह परिपक्व नहीं है, अभी पूरा नहीं है, अपूर्ण है, और यह अपूर्ण संसार है, ये मुझको नहीं भाता, मुझको अच्छा नहीं लगता है। हरिवंश राय बच्चन ने कैसा माना है संसार को? अपूर्ण माना है। उसके बाद बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? कवि कहता है क्या कि मेरे रोने के अंदर क्या है, मेरे रोदन के अंदर क्या है? निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। क्या लिए? राग लिए हुए, कि मेरा जो रोना है, दुख प्रकट करना है, उसके अंदर भी क्या है? संगीत है, राग है। उस दुख प्रकट करने के अंदर भी अपने रोदन में क्या लिए हुए फिर रहा है? जीवन यापन कर रहा है, राग लिए हुए आगे बढ़ रहा है। कौन से मार्ग पर? जीवन रूपी मार्ग पर। जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्या कह रहा है? कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिर रहा है? उसकी कौन सी अवस्था है उसका उन्माद है, पागलपन है? कवि के हृदय में कौन सी अवस्था का पागलपन है? किशोरा अवस्था का पागलपन है। उत्तर नंबर विकल्प नंबर 3, किशोरा अवस्था का पागलपन है। ये थी बेटा हरिवंश राय बच्चन कक्षा 12 है उसकी पहली प्रश्नोत्तरी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक प्रश्नोत्तरी और देखेंगे, गद्य की देखेंगे, और आप तैयार रहे। महादेवी वर्मा भक्तिन है, भक्तिन जो कहानी है महादेवी वर्मा द्वारा रचित, उस कहानी की प्रश्नोत्तरी के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, सभी छात्र और छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।